आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अपलोड करने में विलंब हुआ, इसके लिए काफ़ी खेद है और आप सबके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना वेट कर रहे हैं हमारे वीडियो का। आज अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की गति जो है वो किस तरह से होती है, इसकी दो गतियां हैं जिसको हम लोग अब देखेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य है, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला कहलाता है घूर्णन गति, ये घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इन दोनों गतियों को ख्याल करना है। पहला है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। इसे हम लोग क्रम से बारी बारी जानेंगे कि घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति किसे कहा जाता है। पृथ्वी की गति जो दो प्रकार से होती है, उसमें प्रथम है घूर्णन गति। घूर्णन गति के बारे में जानेंगे। घूर्णन का शाब्दिक अर्थ ही है घूमना। घूर्णन का अर्थ क्या होता है? घूमना। इसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या हो गया? घूर्णन गति हो गया। यहाँ पर हम लोग पृथ्वी का मैप देख रहे हैं, तो ये जो पृथ्वी का स्वरूप है, इसमें ये क्या हो रही है? ये अक्ष पर यहाँ पर ये स्थित है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये रोटेट कर रही है पश्चिम से पूरब की ओर। तो हमेशा ध्यान देना है कि हमारी जब धरती घूमती है तो कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सदैव ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती। कभी भी ख्याल रखना है बच्चों कि घूमना ही क्या है? घूर्णन है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। लट्टू का नाचते हुए तुम देखे होगे खेलते वक्त कि लट्टू किस तरह से अपने ही कील पर ऐसे एक स्थान पर यूँ घूमते रहती है। या फिर फैन चलता हुआ देखते हो तो पंखे का चलना भी क्या है? घूर्णन है। या फिर वो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उनके चाक को तुम देखे होगे, तो चाक जो घूमता है अपने अक्ष पर, उसी तरह से पृथ्वी भी हमारी क्या करती है? अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। और ये जो घूमना होता है उसका सदैव पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पृथ्वी जब कभी घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब यह जो इस तरह से घूम रही है तो निश्चित है कि एक स्थान यदि यह है तो ये घूमते घूमते उधर भी पहुंचेगा और फिर पीछे से आकर के यहाँ आएगा। तो यहाँ जो आ रहा है इसमें पूरा टाइम, कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि 24 घंटा में क्या होती है? धरती घूमती है, यानी दिन और रात होता है। तो 24 घंटे में हमारी जो धरती घूम रही है, एक्चुअल टाइम इसका घूर्णन काल का है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में भी किसी किसी बुक में 4.09 सेकेंड दिखेगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको क्या करना है कि 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड को हम लोग क्या मान लेते हैं? 24 घंटा। तभी कहा जाता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो और दिन और रात होने की वजह से ही इस चीज़ को अब क्या कहा जाता है? दैनिक गति। कौन सी गति? यानी दिन भर में ये संपन्न हो रही है, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में है कि घूर्णन गति को ही दैनिक गति और परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है। दोनों चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। दैनिक गति कैसे हुआ? वो अपने अक्ष पर जो 24 घंटे में मूव कर जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? पूरे दिन भर की क्रिया है, इसलिए उसको दैनिक गति के नाम से जानते हैं। और परिभ्रमण का अर्थ होता है कि अपने ही जहाँ पर जो है वहीं पर स्थिर रहे अपने ही जगह पर घूमना, उसको कहा जाता है परिभ्रमण। इस तरह हम लोग जाने कि दैनिक गति और परिभ्रमण गति घूर्णन गति का ही एक नाम है। अब इसको एक बार और रिमाइंड कर ले हम लोग। घूर्णन गति कब कहा गया? जब ये अपने अक्ष पे घूम रही है। अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहा गया? घूर्णन गति। और ये घूर्णन काल जो हुआ, घूर्णन काल यानी घूर्णन में लगा समय, तो जो घूम रहा है एक जगह पे वो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो कितने समय में घूम जा रहा है? उस समय में पृथ्वी का समय जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में 24 घंटा मानते हैं। कितना घंटा मानते हैं? 24 घंटे। अब
घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा गया। दैनिक गति कब कहा गया? जब दिन भर में वो चीज़ घूम करके फिर वहीं आ गया, तो ये पूरे दिन भर का कार्य हुआ, इसलिए इसको दैनिक गति नाम दिया गया। और परिभ्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही अक्ष पर, अपने ही स्थान पर, अपने ही जगह में घूमती है, इसलिए उसको कहा जाता है परिभ्रमण, यानी अपने स्वयं में चारों ओर घूमना, ये परिभ्रमण हुआ। यानी आप कहीं भी खड़े हो और खड़े खड़े आप गोल घूम जाओ, तो फिर जिस दिशा में आपका मुंह है उसी दिशा में हो गया, तो ये हो गया आपका अपने जगह पे घूमना, यानी परिभ्रमण करना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब आगे दूसरी गति पर ध्यान देते हुए इसको जानेंगे, परिक्रमण गति। वहाँ ध्यान देना है, वो था परिभ्रमण और ये है परिक्रमण। परिभ्रमण जब कभी भी हो तो परिक्रमण और परिभ्रमण को एक नहीं समझ लेना है। परिभ्रमण का अर्थ होता है अपने स्थान पर घूमते रहना, और परिक्रमण का अर्थ होता है कि किसी अन्य ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना, वो कहलाता है परिक्रमण। जैसे हम लोग मंदिर में जाकर के क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से ये परिक्रमण है, और वो परिभ्रमण यानी अपने ही स्थान पर घूम जाना। तो परिक्रमण गति, परिक्रमण गति होता क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ पृथ्वी का जो भी फिगर हम लोग देख रहे हैं ये सबका अक्ष दिखाई दे रहा है, तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। यहाँ सूर्य ये दिखाई दे रहा है, तो सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो ये पृथ्वी की स्थितियाँ हैं, यहाँ रही, वहाँ रही, फिर यहाँ, ये स्थितियाँ हैं कि ये कैसे सूर्य का चक्कर लगाती है। और ये नहीं सोच लेना है कि 4 पृथ्वी है, ये पृथ्वी की स्थितियाँ हैं, यानी कि अपने अक्ष पर घूमते हुए जो आगे बढ़ती है, किस तरह से ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का जो भाग हम देख रहे हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि ये जो हमारा एक्सिस है, यानी अक्ष जो है, वो सब में एक समान यूं दिखाई दे रहा है। यानी अपनी पृथ्वी पर हमेशा सूर्य की रोशनी एक सी नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि इसमें क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, और यह जो स्थिति है पूरे वर्ष भर चलती है। वर्ष भर चलने के कारण इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। किसको? परिक्रमण गति को। परिक्रमण गति ऋतु परिवर्तन के नाम से जानी जाती है, और यह वर्ष भर चलती है। वर्ष भर चलने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? वार्षिक गति। इसका जो परिक्रमण काल है, यानी परिक्रमा करने का समय, वह पूरा 365 दिन 6 घंटा माना गया है। बोलचाल की भाषा में 365 दिन 6 घंटा, लेकिन वह भी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड ये क्या करती है? इतना टाइम लेती है। यानी जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं? अप्रोक्स उसको ले लेते हैं और कहते हैं कि यह 365 दिन और 6 घंटा चलती है। इस फिगर में हम लोग ध्यान देंगे कि सूर्य बीच में दिखाई दे रहा है और पृथ्वी इसका क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है। तो वैसी स्थिति में फर्स्ट फिगर पे हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं अगर, तो देखते हैं कि इसका नॉर्थ पोल यानी ये वाला पोर्शन जो है ये सूर्य की ओर झुका हुआ है। सूर्य की ओर झुका होने का अर्थ है कि जो हम रेखाएं पढ़े हैं किसमें? अक्षांश, देशांतर, इन सबों की जानकारी देते समय आप सबों को सारी रेखाओं से हम परिचित करा चुके हैं कि बीच वाली रेखा विषुवत रेखा है, उससे 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, और नीचे मकर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव जब झुका रहेगा तो निश्चित है कि कर्क रेखा पर क्या होगा? सूर्य की रोशनी अत्यधिक पड़ेगी, यानी कर्क और विषुवत रेखा के बीच ये सनलाइट पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। और यही वजह है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, विषुव अयनांत इन सब में क्लियर करेंगे। पहले हम लोग ऋतुओं को जान लें तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर क्या पड़ेगा? ग्रीष्म ऋतु। अब आते हैं सेकेंड फिगर पे। यहाँ पर जो होता है कि सूर्य जो है वो न नॉर्थ पोल पे है और न साउथ पोल पर है, पूर्णतः नहीं है। साउथ नॉर्थ पोल में है तो अंशतः है। तो वैसी स्थिति में विषुवत रेखा पे पूरा सूर्य का
ये पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ दिन और रात इस स्थिति में बराबर होता है। दिन और रात की स्थिति देखी जाए तो दिन और रात बराबर होता है। और यह जो होता है ये यहाँ पर मौसम शरद ऋतु का पाया जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, ये झुका हुआ है उत्तर वाला इधर की ओर, तो उत्तरी गोलार्ध जो है यानी कर्क रेखा जो है वो उत्तर की ओर झुकी हुई है, और ये सनलाइट जो है विषुवत रेखा पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये विषुव की स्थिति होती है। यानी इसको शरद विषुव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वाले थर्ड वाले पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साउथ पोल पर सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है, और नॉर्थ पोल जो है यानी उत्तरी ध्रुव वो उस साइड दिखाई दे रहा है, यानी वो सूर्य के पीछे पड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव पर गर्मी अधिक पड़ रही है। तो कहने का अर्थ कि मकर रेखा, जो मकर रेखा है उस पर ये सनलाइट ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का ऋतु रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग चौथे फिगर पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दक्षिणी भाग नीचे की ओर यानी सन की ओर है, और उत्तरी भाग ऊपर की ओर है, और इस पर क्या हो रहा है, ये जो विषुवत रेखा है ये यहाँ पर सीधे सन के इसमें जा रहा है। तो यह कहा जाता है बसंत विषुव। किस विषुव के नाम से जाना जाता है, बसंत विषुव, कारण उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु चल रही होती है। जितने भी नाम है सभी उत्तरी गोलार्ध को लेकर के देखते हुए ही दिए गए हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु है तो इसको ग्रीष्म ऋतु, वहाँ पर चूँकि उत्तरी गोलार्ध में अब शीत ऋतु है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, गर्मी, लेकिन यहाँ गर्मी नहीं कहा जाएगा। उत्तरी गोलार्ध को लेते हुए तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, फिर यहाँ भी उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गया, समर सीजन। और यहाँ जो विषुवत रेखा पे पड़ रहा है तो वैसी स्थिति में नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन सब पर सीधा किरण नहीं पड़ रहा है बल्कि विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि नॉर्थ वाले भाग में, उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में शरद ऋतु होती है, मीन ऑटम। और उसके बाद इसमें थर्ड वाले पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल जो है वो उधर चला गया, यानी वैसी स्थिति में कौन सा सीजन पाया जाएगा, तो उसमें हमारा ठंडी का टाइम रहेगा, तो उसको विंटर सीजन। और यहाँ पर ये बसंत ऋतु है, यहाँ भी विषुव वाली स्थिति है, बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है स्प्रिंग सीजन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं परिक्रमण गति ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग समझ लेंगे। फिगर में हम लोगों ने जो जानकारी ली उसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटा। इसको मैं आगे और क्लियर करूँगी, इतना मान लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसको भी हम लोग उस फिगर में बढ़िया से जान लिए। और उसके बाद है प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होता है। इस चीज़ को अब हम लोग समझ लें कि लीप ईयर कैसे होता है। तो हम लोग अगर वर्ष में कहा जाए कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो कोई कहता है कि 365 दिन। तो ये 365 दिन हम लोग ले लेते हैं और हर 6 घंटा को 4 साल के बाद इसको जोड़ लेते हैं, 6 चौके 24। और वो जो 24 घंटा है इसको एक दिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक दिन। और ये एक दिन इस 365 में जोड़ करके 366 दिन आ जाता है। तो 366 दिन का एक लीप ईयर होता है। ये लीप ईयर प्रत्येक चौथे साल में लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर किसको कहा जाता है, वही 6 घंटा बचा हुआ जिसको कि हम लोग हर चौथे साल में क्या करते हैं, एक दिन बना करके जोड़ लेते हैं। और वही आप देखते होंगे कि फरवरी का महीना जो होता है वो 29 दिनों का होता है।
अन्य दिनों में 28 दिन का होगा, लेकिन हर चौथे साल क्या हो जाता है कि वो 29 दिन का हो जाता है। उसमें भी एक ट्रिक है कि जो वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो जाए उसी वर्ष में यह एक दिन जुड़ता है। जैसे अभी क्या चल रहा है, हमारा 23 चल रहा है, तो 23 को अगर 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। लेकिन 24 को अगर देखें हम लोग तो 24 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आने वाला जो अगला साल है वो लीप ईयर होगा, यानी 366 दिन का होगा। उसमें फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा। तो लीप ईयर को हम लोग समझ लिए। तो हमारे देखने से इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत भी है तो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप ज़रूर डालें कि कहाँ पर आपको परेशानी हो रही है। एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे। परिभ्रमण और परिक्रमण में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं, वो दोनों को एक मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है बच्चों कि परिभ्रमण वह स्थिति होती है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूम जाती है, और परिक्रमण वह होता है जो अपने अक्ष पे घूमते घूमते वह आगे की ओर बढ़ते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उस चीज़ को कहा जाता है परिक्रमण। आशा है बच्चों पृथ्वी की गति के बारे में आप सब बखूबी समझ पाए होंगे, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम लगे इससे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।